आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको थॉमस वाइट की मशहूर पोइम इज़ इट पॉसिबल का क्रिटिकल एप्रिसिएशन और इसके अलावा तमाम आंसर का एक ही जवाब इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको कंटेक्स्ट इस पोइम का दिखाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको हेल्पिंग पैराग्राफ जो कि आप एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं और वो इस सवाल का हिस्सा भी होगा। काइंडली ये वीडियो देखकर आप लोग इतने खुद मुख्तार सेल्फ राइटर खुद बन जाएंगे कि आप खुद ही एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे, कंटेक्स्ट भी लिख लेंगे और इसके अलावा सवाल भी इस पोइम का लिख सकेंगे। तो काइंडली आपने इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी मिस नहीं करना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर ही अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन में 7 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, मेन थीम ऑफ द पोइम, क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव, राइटिंग स्टाइल और यूज ऑफ टर्म, कंक्लूजन। व्यूवर्स, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप हमेशा 4 चीज़ें सेम लिखते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, इस थॉमस वाइट की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, हर राइटर की बात नहीं कर रहा। मेन थीम ऑफ द पोइम ये आपने सेम नहीं लिखना, बल्कि 2 पॉइंट पहले और तीसरा पॉइंट है जी आपने क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव और चौथा पॉइंट आपने कैलकुलेशन। ये आपने सेम थॉमस वाइट की जितनी भी पोइमें हैं उनमें आप तकरीबन ज़्यादा में 4 पॉइंट सेम लिख सकते हैं, बाकी 3 पॉइंट आप सेम नहीं लिख सकते, वो पोइम के मतलब ही लिख सकेंगे। अब चलते हैं व्यूवर्स, हेल्पिंग पैराग्राफ फॉर एक्सप्लेनेशन में आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है जी। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव। अब मैं आपको बताता चलूं कि एक पोइम थॉमस वाइट की ऐसी है जिसमें लव को डिस्कस नहीं किया गया। वो कौन सी है? स्टैंड हु सो लीस्ट, स्टैंड हु सो लीस्ट। तो आपने इस पोइम को छोड़कर बाकी 7 पोइमों में क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव लिखना है, इस टॉपिक को बयान करना है। स्टैंजा रिलेटेड आपने लिखना है जी। स्टैंजा रिलेटेड आपने प्रेजेंट में कोशिश करनी है कि स्टैंजे को बयान करना है। राइटिंग स्टाइल आपने पोइम के मतलब लिखना है। यूज ऑफ टर्म भी आपने पोइम के मतलब लिखनी है। और कंटेक्स्ट जो है वो मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ और उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। आप पोइम का कंटेक्स्ट वही करेंगे जो मैंने बताया हुआ है। अब चलते हैं व्यूवर्स इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर की तरफ, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। वाइट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वाइट इंग्लिश के बड़े राइटरों में से एक बड़ा शायर है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनिट। वो इंग्लिश सोनिट का फादर माना जाता है। अब मैं आपको बताता चलूं सोनिट किसे कहते हैं। 14 लाइनों पर मुश्तमिल नज़म को सोनिट कहते हैं। हिज वर्क इज मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिवोटेड कहते हैं जी वक्फ कर दिया उसने, अपना काम, अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर, मसाइल को बयान करने में। ही रूट 8 पोइम्स एंड द थीम ऑफ ऑल दोज पोइम इज लव एंड डिसलोयल्टी। उसने 8 पोइमें लिखी और सबकी सब पोइमों का जो उनका थीम है, मरकजी ख्याल है, वो लव और बेवफाई है। सिवाय एक पोइम के, वो कौन सी है? सो हुज लीस्ट टू हॉन्ट, यानी उसमें हाई रैंक्स को बयान करता है। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ सो सैमुअल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइंस। इसीलिए सैमुअल बटलर बड़ी हुनरमंदी के साथ कहता है इन लाइनों में, एवरी मैन इज वर्क इज ऑलवेज अ टैरियट ऑफ हिमसेल्फ। टैरियट कहते हैं शीशा। हर इंसान का जो सा काम होता है वो उसका अक्स होता है, यानी उसका हर इंसान का काम जो सा होता है उसके करतार की अक्कासी करता है जी। ये था जी सैमुअल बटलर का काम के बारे में एक वाज़िया असूल या वाज़िया पैगाम के हर इंसान का काम जो सा होता है वो क्या कहलाता है? उसका अक्स कहलाता है। जैसा इंसान होगा वो वैसा ही काम करेगा, जैसा वो काम करेगा वैसा ही इंसान का करदार होगा। ये मतलब है जी। अब मैं आपको बताता चलूँ ये जो सा इंट्रोडक्शन है ये आप थॉमस वाइट कि किसी भी सवाल में पुट कर सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं, तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम में आपने ये लिखना है जी लव इज मेन थीम ऑफ द पोइम।
लव इस पोइम का मरकजी ख्याल है। द पोइट टेल्स अस अबाउट द जॉयज ऑफ लव एंड सैडनियस ऑफ लव, सैडनियस ऑफ लाइफ या सैडनियस ऑफ लव, ये भी आप लिख सकते हैं। व्यूवर्स अब मैं आपको बताता चलूँ, लव यहाँ पर आपने लिखा है, ये 7 पोइमों में आप लव लिखेंगे सिवाय एक पोइम के, स्टैंड हु सो लीस्ट, उसमें आपने लिखना है जी हाई रैंक्स या विशेस इज मेन थीम ऑफ द पोइम। तो व्यूवर्स यहाँ पर आपने जब लव का जिक्र करना है ना, यहाँ जॉयज ऑफ लव, यहाँ पर आपने विशेस का जिक्र कर देना है, तो सैटर्नियस ऑफ विशेस ऑफ लाइफ। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम भी हो गया। अब चलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम बात बताता चलूँ आपको, 9th से लेकर MA इंग्लिश तक और ISSP से लेकर PPSC तक मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा ऑनलाइन प्रिपरेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें जूम ऐप और इसके अलावा मैं व्हाट्सअप ग्रुप इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसकी अहम खसूसियत ये है कि डेली टेस्ट सिस्टम है, ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम है, और इसके अलावा क्लासेस का दुरानिया बहुत शॉर्ट है। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये मेरे 5 चैनल्स हैं, काइंडली आपने इन चैनल्स के नेम को यूट्यूब सर्च बार पर सर्च करना है। और इसके अलावा जिस स्टूडेंट को MA इंग्लिश और BA के नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुनासिब कीमत पर उन्हें मिल जाएंगे। और बहुत ही इजी और टू द पॉइंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव नोट्स तैयार किए गए हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन थीम ऑफ द कंटेक्स्ट या कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम की तरफ। इन दिस पोइम द पोइट नरेट्स द स्टोरी ऑफ डिसलोयल्टी ऑफ हिज बिलव्ड। इस नज़म में शायर अपनी महबूबा की डिसलोयल्टी को बयान करता है, बेवफाई को बयान करता है। इन दिस पोइम द पोइट सिम्स टू बी डिसल्यूजनियड फ्रॉम डिस्ट्रेसफुल बिहेवियर ऑफ द बिलव्ड। और इस नज़म में शायर डिसल्यूजनियड एंड डिस्ट्रेसफुल बिहेवियर ऑफ द बिलव्ड यानी बेईमान रवैया और बेवफाई का रवैया बयान करता है अपनी महबूबा के। ही सेज दैट हिज बिलव्ड इज इनसेंसर एंड फिल्टोरियस, शी चेंज हियर हार्ट एज वंड एज बिटर। वो कहता है कि उसकी महबूबा ऐसे बेईमान है और वो तब्दील हो चुकी है, जैसे कि मौसम तो बदलता है, उसका दिल ऐसे बदला है जैसे कि हवा और मौसम बदलता है। ही सेज दैट ही इज बिलव्ड डज चेंज द नेचर ऑफ द डे एंड टर्न्स अराउंड लाइक द ग्रेन ऑफ वेल्डिकर। और वो कहता है कि उसकी महबूबा इस तरह बदली है जैसे कि दिन बदलता है और लूडो का दाना बदलता है। इन द एंड ऑफ द पोइम, और नज़म के आखिर में वो कहता है, द पोइट सेज दैट वी कैन रेडी टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और वो आखिर में नज़म के कहता है कि हमें इस हकीकत पर यकीन रख लेना चाहिए, ईमान लाना चाहिए, मान लेना चाहिए कि इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। यानी इस पोइम का मेन थीम ये है कि वो कहना चाह रहा है शायर कि ये दुनिया एक बेवफाई का नाम है, ये दुनिया किसी की हकीकत में नहीं बनती, ये दुनिया जो सी है ना ये बेवफाई का नाम है। और इसमें इंसान को चाहिए कि वो इसमें दिल ना लगाए तो बेहतर है। हकीकत में जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक आधा शेर आप इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में लिख सकते हैं लेकिन रेलिवेंट रहते हुए। ये मैं बात आपको बताता चलूँ, क्योंकि रेलिवेंट चीज़ आप लिखते हैं तो उसके नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि वो चीज़ करेक्ट हो और इसके अलावा रेलिवेंट भी हो। और कोशिश करें कि राइटर के जोन से कोटेशंस है वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर शायर क्या कहता है। यहाँ पर शायर कहता है कि जैसे मेरी महबूबा बदली है, इसी तरह इस दुनिया में जैसे दिन बदल जाता है, जैसे मौसम बदल जाता है, जैसे लूडो का दाना बदल जाता है, इसी तरह हर चीज़ यहाँ पर बदल सकती है। हमें तैयार रहना चाहिए तब्दीली के लिए कि हर इंसान बदल सकता है। अब क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव, वाइट हैज स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न लव वेरी क्लोजली। इवल्स बुराइयों को बयान करता है, स्टडीड मुतालिया करता है, वेरी क्लोजली बहुत गौर से। सो वी कैन से डैट ही इज़ ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ लव। इसीलिए वो हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट फिलोसफर, गौर और फिक्र करने वाला और लवर ऑफ लव है। आप इसमें कोटेशन ऐड कर सकते हैं। सो वन राइटर सेज अबाउट लव इज मास्टर की डैट ओपन्स द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस। ये मैंने कोटेशन ऐड की हुई है लास्ट वीडियो में, जिसका नाम है जी मैडम विदाउट मैनी वर्ड्स। 4 नंबर पॉइंट आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वो कोटेशन ना मिले तो आप काइंडली
मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ जाए तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है जो मैंने बोली है। तो काइंडली अगर फिर भी ना समझ आए तो दोबारा वीडियो रिपीट करके भी आप सुन सकते हैं। और व्यूवर्स, क्रिटिसाइज और मॉडर्न लव के आप लोग देख सकते हैं कि आज का मॉडर्न लव कहाँ पर कैसे मुश्तमिल है, कहाँ किस चीज़ों पर मुश्तमिल है। आज का लव जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशात के अलावा कुछ भी नहीं है। तो व्यूवर्स, थॉमस वाइट भी क्रिटिसाइज मॉडर्न लव पर करता है। अब चलते हैं राइटिंग स्टाइल की तरफ। वाइट यूजेस डिफिकल्ट लैंग्वेज इन दिस पोइम, और वाइट मुश्किल अल्फाज, मुश्किल ज़बान का इस्तेमाल करता है अपनी पोइम में, नज़मों में। द पोइम हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 6 स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स। हाँ जी, कि उसने 6 स्टैंजा इस्तेमाल किए और 30 लाइनों पर, और हर लाइन 5 लाइनों पर डिवाइड, हर स्टैंजा 5 लाइनों पर डिवाइड है। ये भी आप लिख सकते हैं जी। एवरी स्टैंजा डिवाइडेड इंटू 5 lines. The poem is rich imagery as the poet has used many similes and metaphors. और शायर जो है वो माहिर है इमेजरी, तस्वराती और स्मिल्स और मेटाफियर्स में। द इकनॉमी ऑफ वर्ड इन दिस इज़ वेरी रिमार्केबल। और जो उनसे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही आला इस्तेमाल किए हैं, यानी वर्ल्ड की इकनॉमी जो सी है वो आला है। वो एक बहुत ही अच्छा राइटर होने के नाते ये चीज़ अपने राइटिंग स्टाइल में इस्तेमाल करता है। अब चलते हैं जी, उसने टर्म कौन कौन सी इस्तेमाल की जी। वाइट यूजेस एलिट्रेशन इन दिस पोइम। फॉर एग्जांपल वी कैन सी इन हिज पोइम सो शार्प, सो लाइन नंबर 3 में है जी। अब एलिट्रेशन किसे कहते हैं? सेम अल्फाज से शुरू होने वाले अल्फाज को एलिट्रेशन कहते हैं। मसलन लाइन नंबर 3 में सो एस से शुरू हो रहा है, शार्प एस से शुरू हो रहा है, सो लाइन नंबर 3 में इस्तेमाल हो रहा है। अब एनोफोरा की बात कर लेते हैं। एनोफोरा दो मुख्तलिफ लाइनों में सेम अल्फाज सेम अल्फाज से शुरू हों, दो मुख्तलिफ लाइनें सेम अल्फाज से शुरू हों। जैसे कि 8 नंबर लाइन भी सो से शुरू होती है और 9 नंबर लाइन भी so he uses anaphora in this poem. For example, we can see in this poem so line number 8 9. He uses signs of change in this poem. For example, we can say in his poem, और वो चेंज के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करता है, यानी डिसलोलिटी के लिए आप चेंज की जगह डिसलोलिटी लिख लें तो वो भी अच्छा है, चेंज भी लिख लें तो वो भी अच्छा है। तो उसने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए? डे, सीजन और बंड के लिए इस्तेमाल किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सिंबल्स आपको अच्छे लगे और आपको वीडियो की समझ अच्छे तरीके से आ रही होगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे ज़्यादा ये सवाल आता है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में 4 से 7 पॉइंट मैंने वीडियो के शुरू में बताए, वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ या बुक में जो लिखा हुआ है आप कहीं से भी सर्च करके लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल अल्फाज में है। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिखें, अपने दिल की माने, किसी की ना माने। अब चलते हैं जी कैलकुलेशन की तरफ। हिनक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइम इज़ वेरी रियलिस्टिक। डिस्क्रिप्शन कहते हैं जी मंजर कशी ऑफ द पोइम इज़ वेरी रियलिस्टिक, हकीकी है जी। इन शॉर्ट, वाइट ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट पोजीशन इन इंग्लिश पोइट्री। अब ऑक्यूपाइज हासिल की डिस्टिंक्ट नुमाया पोजीशन, मकाम इन इंग्लिश पोइट्री में। ही वाज अ नोबल फिगर, आला फिगर इन दस इन इंग्लिश पोइट्री में हासिल किया। हिज स्ट्रेंथ, हिज ऑर्डर, हिज मैनलीनियस, हिज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अफेक्शन मेक्स हिम अ प्रोमिनेंट पोइट ऑफ हिज एज। अब प्रोमिनेंट का मतलब होता है जी नुमाया पोइट ऑफ हिज एज, अपनी एज का एक नुमाया शायर है माना जाता है जी। क्यों? क्योंकि वो एक, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ही नाइस और बहुत ही इन्वेटिव शायर था, क्योंकि उसने इंग्लिश लिटरेचर में सोनिट को इंट्रोड्यूस करवाया। अब मैं आपको बताता चलूँ सोनिट क्या होता है। सोनिट 14 लाइनों पर मुश्तमिल नज़म को क्या कहते हैं? सोनिट। तो इसीलिए ये अपनी एज का मशहूर और बहुत ही इफ़ेक्टिव शायर माना जाता है, और इसकी खिदमात को कभी भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खिदमात जो सी है इंग्लिश लिटरेचर में वो काबिले फ़ख्र हैं और आज भी उसकी खिदमात को याद किया जाता है। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और व्यूवर्स, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का, और मुझे
नमाज पढ़ के और इसके अलावा दुरूदो इब्राहीम का विर्द करके अपने लिए, अपने इस्तिग़फ़ार के लिए और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के लिए, और हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।